गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए, ठीक है बच्चों, क्लास 12th के लिए मैंने लास्ट वीडियोस में बताई थी वैन-टॉप फैक्टर। तो आज भी हम लोग उससे आगे चलेंगे और उस वैन-टॉप फैक्टर से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं उसी पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। ये वैन-टॉप फैक्टर क्यों दिया गया, इसकी क्या आवश्यकता हुई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक का आपको ऐसा होगा जिसमें कि सॉल्यूट जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का होगा, और एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का होगा। तो बच्चों मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर में दो तरह की बातें हो सकती है। या तो सॉल्यूट आपका डिसोसिएट करने वाला होगा, मतलब जब आपको उसको क्या करेंगे सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या रेडिकल्स में डिसोसिएट कर जाएंगे। अदरवाइज दूसरे टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो या तो एसोसिएट करने वाला होगा, संगठन बनाने वाला होगा। बातें समझ में आ रही है? तो उसी से संबंधित बात है भाई कि इसका क्या इफेक्ट आता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस अगर हो, सॉल्यूट का नेचर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक हो तो उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है जो दिखता नहीं है क्योंकि वो अंदर में होती है, सॉल्यूशन के बाहर वो चीज़ें नहीं होती है। क्लियर है? तो चलिए उसी से आगे हम लोग देखेंगे। तो जब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर रहा है तो जरूर है कि मोलर मास को भी इफेक्ट कर रहा होगा। एक छोटी सी बात करते हैं हम लोग, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे, तब हम लोग आगे टॉपिक जो बनाए हुए हैं एबनॉर्मल मोलर मास उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, उसके बाद आप एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में समझना। जैसे मान लीजिए ये आपका एसिटिक एसिड हुआ, ये एसिटिक एसिड है। अगर ये अपना डायमेरिजेशन करता होगा, मान लीजिए डायमर बनाता होगा, मतलब इसको अगर हम लोग क्या करेंगे वाटर में डाल देंगे ना तो ये अपना डायमर बना रहा होगा। सपोज कीजिए इस तरह का डायमर, मतलब दो मॉलिक्यूल इसका एसोसिएट कर रहा होगा। क्लियर है? बातें बातें समझ में आ रही बच्चों? दो मॉलिक्यूल इसका एसोसिएट कर रहा है, तो ये दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, इसका डायमर बना रहा है ये। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो एसोसिएशन में भाग ले रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल ये 2 है। इसके बेसिस पर मैंने बताया था फॉर एसोसिएशन के लिए, और एसोसिएशन के लिए मैंने एक बात बताई थी, वो क्या था कि I इक्वल टू जो I फैक्टर होता है ये होता है 1/n। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये होगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? और एक चीज मैंने यहाँ पर काम किया था बच्चों, वो क्या था उस पर भी ध्यान देने की वाली बात है कि यहाँ जो I फैक्टर है वो हो गया 0.5 का। ठीक है? और आपको मैंने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो जो दिखाई दे रहा था वो था 2, जैसे ही इनसाइड हम लेकर के चले गए हैं ये दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर देखिए 1, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेज आ गए। ये 2 मोल से कितना मोल में कन्वर्ट हो गया भाई? ये 1 मोल में। ये अंदर में हो रहा है, ये तो इसके बारे में आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। तो ये I फैक्टर कितना निकला इसका? 0.5 निकला। और इसी से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये कैलकुलेटेड जो वैल्यू होता है जिसको आप थ्योरेटिकल वैल्यू कहते हैं मोलर मास का, CH3COH का, जो जनरली हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितने हैं? एक कार्बन है ये, तो कार्बन का 12 होगा, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। कार्बन फिर यहाँ पर भी है तो यहाँ 12 ले लेंगे, और 2 ऑक्सीजन है इसको 32 कर देंगे। अगर ओवरऑल सम निकालिएगा तो ये 12 प्लस ये 12 24 हो गया, 24 प्लस 4 कितना हो गया आपको? 28 हो गया। 28 से 32 को जोड़ेंगे तो ये 60 ग्राम पर मोल आना चाहिए, 60 ग्राम पर मोल होना चाहिए। लेकिन बच्चों दिक्कत कहाँ होगी उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, अभी आपने देखा जो थ्योरेटिकल मोलर मास है इसको हम MTH लिख देते हैं, ऑफ थ्योरेटिकल के लिए ऑफ CH3COOH, जो कि आप इसके इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पर निकाल रहे हैं, ये आपको आ रहा है 60 ग्राम पर मोल। यहीं पर एक मिस्ट्री छिपी हुई है, उसको भी उसी की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चों इसमें समस्या क्या आती है। जैसे ही इसको मैंने क्या किया वाटर में डिजोल्व कर दिया, इसको वाटर में डिजोल्व किया तो इसके 2 मोल्स जो है सो आपस में एसोसिएट कर गए और ये अपना डायमर बना लिया CH3COOH होल ट्वाइस का। ये डायमर बना लिया। एक्चुअल में ये दिखता नहीं है कि कैसे बना, मतलब कि क्या एक्चुअल में नहीं दिखेगा कि कितना आदमी इसमें एसोसिएट किया हुआ है, क्योंकि इनसाइड है ना, नहीं दिखेगा। अब देखिए ध्यान से, जितनी भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे आपने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, तो इसके आधार पर मैंने बताया था या क्या था W2/M2, मतलब
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोल मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम था, और इनटू आप यहां पर एक केबी किए हुए थे। बातें समझ में आ रही? इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो जो आपका मोल मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो ये इधर अगर जाएगा तो इन्वर्सली ये नीचे की ओर चलाएगा। दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इन्वर्सली वैरी कर रहा है। क्लियर है बातें? मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोल मास का रिलेशन इन्वर्स का होता है, समझिएगा। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा टीबी जो है ये डायरेक्टली वैरी करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। थोड़ा समझना है इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ये वैरी करेगा। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या करना है कि भाई अगर हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, तो उस समय जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डेल्टा टीबी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर मान लीजिए कि भाई ये एसोसिएशन कर रहा होता है यहाँ पर अंदर में जा करके, तो उस समय जो डेल्टा टीबी होगा, तो अभी जो टीबी है आपका उसका आई फैक्टर हो जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग वाला, इसको आप कह सकते हैं डेल्टा टीबी डैश, तो डेल्टा टीबी का क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। पहले वाले का आई फैक्टर इतना मल्टीपल इतना से आपको इतना टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई फैक्टर से। अभी देखिए ध्यान से, ये जो इसका जो मोलर मास होगा इसको हम लिखेंगे 1 बाय ऑफ जो एक आपको क्या कहते हैं कि ये एबनॉर्मल लिखेंगे, इसी को ए बी कर देते हैं, और ये होगा आई फैक्टर इंटू 1 बाय एम नॉर्मल हो जाएगा, या थ्योरेटिकल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है यहां पर, समझने वाली बात है कि अगर हम निकालते हैं एम ए बी, अगर इसको निकालेंगे तो ये होगा एम टी एच बाय आई फैक्टर हो जाएगा। थोड़ा समझना है इसको ध्यान से। क्लियर है ना? ये बातें समझ में आ रही है ना? एम टी ये इधर चला जाएगा, आई फैक्टर नीचे चला जाएगा। ठीक है? तो ये जो आपको बताया गया था ये कितना का था आपको, एक्चुअल में ये कितना का था आपको, 60 का था। आई फैक्टर कितना का आया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 1/2 का था। 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो 60 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 120 ग्राम पर मोल आएगा। बहुत बड़ा डेविएशन क्रिएट हुआ यहाँ पर। जो आपका 60 ग्राम पर मोल था थ्योरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटली आ गया 120 ग्राम। ऐसा खेला क्यों हुआ? ये खेला होने का कारण है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इन्वर्सली वैरी करता है आपका ये मोलर मास। अब देखिए यहां पर इस केसेस में क्या हुआ था, ये आपको 2 मोल था, एसोसिएट किया, ये 1 मोल बनाया, तो संख्या घटा। तो पार्टिकल की संख्या अगर घट गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटा तो उसका इन्वर्स मोलर मास है, इसका मतलब मोलर मास बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है आपका 60 ग्राम पर मोल का वो नहीं आकर के उससे ज़्यादा होगा। बातें समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। इसको एक बार अगर फिर से देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, हमारा रिलेशन जो आएगा कि ये जो डेल्टा टीबी होता है, या इसको आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ही केस आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ये होता है। एक बहुत बड़ा ट्रिक देख रहे हैं, ये ट्रिक का इस्तेमाल आगे आप एमसीक्यू बनाने में करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और मोलर मास जो होता है इसका इन्वर्सली वैरी करता है ये मोलर मास। थोड़ा ध्यान समझना है। तो अगर हमारा क्या होगा, कॉलिगेटिव मतलब कि ये जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर ये आपके बढ़ेंगे तो मोलर मास का इन्वर्स का रिलेशन है, मतलब ये आपका घटेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपके घटेंगे तो मोलर मास का इन्वर्स का रिलेशन है, इसका मतलब ये बढ़ेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही कॉन्सेप्ट, इसी की वजह से जो आपका एक टर्म आ गया है मोलर मास में वो हो गया है एबनॉर्मल। एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल सिचुएशन है ना उसमें थोड़ा सा डेविएशन होगा, या तो वो ज्यादा हो जाएगा या कम। जैसे समझ कीजिए हम कहते हैं कि रवि कुमार, रवि है ना ये नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, और अगले हफ्ते हम कह रहे हैं रवि जो है ना ये एबनॉर्मल हो गया है। मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो बिहेवियर्स हैं, या तो वो ज्यादा हो गए या वो क्या हो गए, कम हो गए। मतलब जो उसका जो अपना एक्सपेक्टेशन, मतलब कि एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन जो होता है नॉर्मल बिहेवियर का, या तो बिहेवियर उसका काफी दूसरे तरह का हो गया ना, विचित्र बिहेवियर जिसे कहते हैं, है ना, या तो बहुत अच्छा हो गया या बहुत क्या हो गया, खराब हो गया। ये 2 चीज हो सकती है बिहेवियर में। नॉर्मली में क्या है कि कोई कुछ कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल है। अब कोई कुछ कहा, आप एक्साइटेड, काफी एग्रेसिव हो गए, एबनॉर्मल हो गए आप।
या कोई कुछ कह रहा है, आप चुपचाप बैठ करके रो रहे हैं, ये भी दैट मीन्स कि एग्रेसिव नहीं है, लेकिन एग्रेशन से कम हो गए ना, तो ये भी एबनॉर्मलिटी में आती है। तो उसी तरह की बात यहाँ मोलर मास के आधार पर, मोलर मास में होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, कुछ और हो जाता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम लोग मोलर मास का मेजरमेंट करेंगे तो बातें समझ में आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी के बेसिस पर यहां पर देखिए मैंने लिखा है, एक बहुत ही अच्छी चीजें हैं, उसको ध्यान में देखेंगे बच्चों। ये मैंने आपको समझाई है। तो ये टर्म जो एबनॉर्मल मोलर मास का आया, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर का हो, अगर उसके मोलर मास का मेजरमेंट करना चाहेंगे तो एक्सपेक्टेशन से या तो ज्यादा होगा या एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा। जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब समझ जाइए, पहले क्लियर हो जाइए। थ्योरेटिकल मोलर मास का होता है जो जनरली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका मतलब होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, जो मैंने अभी बताया था कि जैसे मान लीजिए ये है एसिटिक एसिड के बारे में मैंने बताया था आपको, अभी जस्ट देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने बताया था एसिटिक एसिड के बारे में, इसके बारे में। इसका अगर हम लोग मोलर मास निकालेंगे तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसी को नॉर्मल कहते हैं, है ना। ये नॉर्मली हुआ, थ्योरेटिकल हुआ। लेकिन अगर इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकालें, वो उस नॉर्मल से या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो समझना है कि उस मोलर मास का नाम हो जाएगा एबनॉर्मल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट की संख्या पर डिपेंड करता है। बातें समझ में आ रही? तो ये एबनॉर्मल क्यों टर्म आया, समझ में आ गया। एबनॉर्मल कब इस्तेमाल करेंगे? पूरे केमिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होगी। जब कभी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से, सब जगह नहीं। ये नहीं केमिकल काइनेटिक्स में ये काम करेगा, नहीं करेगा। आ रहा समझ में कि नहीं? क्लियर है? चलिए, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से अगर हम किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास फाइंड आउट करते हैं और वो मोलर मास उसके एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू से भिन्न आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो उसी मोलर मास का नाम होता है एबनॉर्मल मोलर मास। पहले शब्द को समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्क्रीन पर इसके बारे में डिफाइन कैसे किया जाए। तो मैंने देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी है। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम या डिटरमाइंड बाय एनी वन ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज comes to be different from expected theoretical value of molar mass of the substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो थ्योरेटिकली मोलर मास निकालते हैं, अगर वो मोलर मास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकालने पर क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, अलग आ जाए, तो उसी मोलर मास को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? इसी में आई फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो आई फैक्टर बराबर ये जो फॉर्म होता है, इसको हम लिखते हैं नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास। ये नॉर्मल या कैलकुलेटेड का मतलब आप यहां पर थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है, जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास, और डिवाइडेड बाय करते हैं एबनॉर्मल या एक्सपेक्टेड या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब ऐसा क्यों किए हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था अभी जस्ट कुछ देर पहले। अब चलेंगे हम लोग आगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा इसके अंदर, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसको आप समझते हैं अच्छे से। ये आपको कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो, ये डायरेक्टली किससे वेरी करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इससे वेरी करता है। एक बहुत बड़ा समेशन कर रहे हैं यहां पर। और ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये वाला, ये इनवर्सली वेरी करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एम सॉल्यूट लिख लेंगे तो समझ जाइएगा कि ये जो एम सॉल्यूट सर यहां लिखे हैं, ये एम सॉल्यूट जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। पहले समझ लेते तो बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हो गया। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इसको सपोज कर लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर दोनों इक्वेशन से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलेंगे, तो देखिए क्या आने वाला है।
यहां पर आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी चार में से कोई भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन सॉल्यूट से, रिप्रेजेंट कर देते हैं एन सॉल्यूट से। सारा समझना है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वही पार्टिकल्स हो जाएगा। ये हो गया एन सॉल्यूट, एकदम इसको दिमाग में रखिए। फ्रेम है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट फ्रेम अबाउट द एबनॉर्मल मोलर मास। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। अब समझना है इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैंने एक फैक्टर बताया है। तब हम वैन टॉप फैक्टर के साथ इसका रिलेशन लाएंगे, मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका क्या रिलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं एन सॉल्यूट, इसको हम लोग क्या करते हैं बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो मेरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये भी इंक्रीज करेगा क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन है, लेकिन मेरा जो मोलर मास सॉल्यूट का है ना ये डिक्रीज करेगा, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। सब खेल कहां पर इंडिकेट हो रहा है, सारा खेल चल रहा है सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या पर, इस पर थोड़ा ध्यान से समझना है। अब इसी का हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो समझिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपका एसिटिक एसिड है CH3COH, ये आपको सपोज कीजिए कि सॉल्यूट का काम कर रहा है। अभी अगर इसके मोलर मास को देखेंगे, जो मोलर मास ये जो लिखा हुआ है इसका क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हेल्प से जो आप मोलर मास निकालेंगे किसका, एसिटिक एसिड का, जो एग्जाम्पल में दिया हुआ उसका, तो ये जो मोलर मास निकलेगा यहां पर जो कि 60 ग्राम निकलता है पर मोल, ये इसका कहलाएगा थ्योरेटिकल या नॉर्मल मोलर मास। ये नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास कहलाएगा, किसका कहलाएगा, एसिटिक एसिड का। नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास कहलाएगा आपका एसिटिक एसिड का। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जब इसी सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो देखो इसका खेला होगा, ये क्या करेगा, डायमेराइज कर जाएगा, डायमेराइजेज। ये डायमेराइज कर जाएंगे। डायमेराइज का है कि अपना डायमर बना लेगा। कैसे बनाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके दो मोल एसोसिएट कर जाएंगे, और एसोसिएट करने के बाद अपना ये एक मोल का डायमर बना लेगा। अब यहां जो हम कहते हैं शब्द को सुनिए, मैंने कहा कि ये 2 मोल है, तो क्या आगे कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 2 मोल है, और ये डायमेराइज करके यहां देखिएगा आगे में तो कुछ नहीं बल्कि यहां पर 1 लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 मोल का डायमर बनाया। अब गौर से देखिए तो यहां पार्टिकल की संख्या बढ़ा कि घटा, यहां पार्टिकल की संख्या देखेंगे तो ये 2 मोल था, 2 मोल से घट के ये आपका 1 मोल में हो गया। यहां देख लीजिए ये डिक्रीज किया। अब आइए यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, मतलब सॉल्यूट बाहर में कुछ और दिखाई दे रहा था भैया मेरे, ये तो 2 मोल का हमने डाला था ना, 2 मोल को डाला था, अंदर जैसे ही गया वाटर में ये डायमेराइज करके 1 मोल में चेंज हो गया। तो समझना है, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आपका घटा, तो अगर ये घटेंगे, अगर ये डिक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपका डिक्रीज करेगा, लेकिन आपका जो मोलर मास सॉल्यूट का है ना ये इंक्रीज कर जाएगा। अब तो गजब हो रहा है भाई, ये इंक्रीज कर रहा है। अब कैसे इंक्रीज कर रहा है उसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो भाई क्या कैसे इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा जो इंक्रीज कर जाएगा।
ये भी देखना है। तो इसी चीज को डिसाइड करने के लिए आपको क्या किया गया था, वैन टफ साहब का इस्तेमाल किए थे, वैन टफ के फैक्टर का इस्तेमाल किए थे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। मतलब कि अभी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कुछ और होगा, यहां का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये पहला केस मान लीजिए CP1, और डायमेराइज करने के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया CP2। तो ध्यान समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो CP1 और CP2 का रिलेशन होगा उसको हम लोग देखेंगे भाई। यहां पर पार्टिकल की संख्या ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे ही डाल दिया मैंने कहां पर, वाटर में, डायमेराइज करके दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP2 दे दिया। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ होता, डायमेराइज नहीं किया हुआ होता, तो वही CP1 वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता। डायमेराइज कर गया तो CP2 वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसी चीज को देखेंगे ध्यान से, ये छोटी सी जगह में देख रहे हैं हम, यहां पर देखने वाले हैं, यहां पर देखने वाले, बातें समझ में आ रही है। अब देखिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, n बराबर 2 है। ठीक है, तो एसोसिएशन के केसेस से मैंने बताया था कि I इक्वल टू लेते हैं 1/n, मतलब I फैक्टर हो गया 1/2। ठीक है, I फैक्टर कितना हो गया आपका, 1/2 हो गया। क्लियर है ना। तो जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा उस समय जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था वो आपको कितना था, CP1 था। जब एसोसिएशन हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना है, CP2 है। और I फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया था, ये बताता है कि मतलब डिसॉल्व होने के बाद, आइदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो नया वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है पुराने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कितना टाइम्स है वही बताता है। दैट मीन्स आपका जो ये CP2 है ये पुराने वाले का कितना टाइम्स है, तो I CP1 होगा। ठीक है, और यहां जो CP1 है, I जो है आपका ये 1/2 है, तो मतलब पुराना वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका आधा होगा नया वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बातें समझिए। अब देखिए ध्यान से, एक नई चीजें, मतलब क्या नई चीजें हो गई, जो आपका CP2 है वो आपको पहले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP1 का आधा हो गया। और मोलर मास में क्या रिलेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास इन्वर्सली वैरी करता है। तो अगर हम करेंगे तो ये नया वाला, इसको करेंगे तो 1/m2 लिखेंगे, बातें समझिएगा। और इक्वल टू कितना करेंगे, 1/2 इंटू नया वाला का करेंगे तो 1/m1 निकालेंगे, नया मतलब पुराना वाला का, पुराना वाला का, पुराना वाला का। यही है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही है आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको आप लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। यही हो गया एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, CP हो गया। ये ध्यान समझिएगा। अब मोलर मास की चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो मोलर मास है ये आपको नॉर्मल मोलर मास होगा, ये नॉर्मल मोलर मास हो जाएगा। और ये जो मोलर मास है ये आपका एबनॉर्मल मोलर मास होगा। अब देखिए एसिटिक एसिड जो एक शांत आदमी था उसका मोलर मास में क्या चेंज आ रहा है, क्या एग्रेशन में जा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, वही देखेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास जो था मैंने कहा था कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका वैल्यू कितना आया था, 60 ग्राम पर मोल आया था, ये आया था। थोड़ा समझना है भैया भैया। तो यहां पर अगर करेंगे तो 1/m2 है, तो m2 किधर लाइए, इधर किधर, 2 इंटू m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2। ये जो है यही आपका एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कहिए या इसको एक्सपेरिमेंटल कहिए। अंदर में जाने की बात वाली बात है, जो दिखाई दे नहीं देता उसी का एक्सपेरिमेंट करते हैं। बातें समझ में आ रही है। और ये जो है आपका यहां पर ये जो लिखा गया है ये वाला, ये आपका क्या है, नॉर्मल मोलर मास है, जिसको आप थ्योरेटिकल भी कहते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या है, ये m1 का वैल्यू कितना था भैया मेरे, ये m1 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते यही ना आपका m1 था। m1 का मास कितना था, 60 ग्राम पर मोल। तो 2 इंटू 60 करेंगे, ये m2 हुआ। तो दैट मीन्स जो नया वाला मोलर मास निकला 120 ग्राम पर मोल निकला। और यही एक्सपेक्टेड नॉर्मल से थोड़ा सा देखिए तो क्या हो गया, इसमें इंक्रीमेंट हो गया, ये बढ़ा, मतलब हाइपर हो गया।
तो ये अपने नॉर्मल बिहेवियर को तो शो नहीं किया, M2 कुछ और आया है, M1 कुछ और है। तो ये जो मेजरमेंट करके मैंने नया मोलर मास निकाला सॉल्यूट एसिटिक एसिड का, वही मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास कहला रहा है, जो कि सॉल्यूट के नॉर्मल मोलर मास से 2 गुना हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? मतलब जो आप देख रहे हैं इसका मतलब अंदर में क्या हुआ, इसका मतलब है कि अंदर में भूत वाला खेला हो गया जी, है ना। आदमी का फेस कुछ और है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर कोई आत्मा आ गई, फेस मेरा दिखाई देगा, बोलेगा मेरी आत्मा, तो वही आत्मा हो गई है, यही आत्मा है ना। है एसिटिक एसिड ही, लेकिन उसका आत्मा ही परिवर्तित हो गया है। परमात्मा बन गए क्या ये? नहीं, भूत बन गए। है समझ में? तो देखिए समझ में आ गई बातें। तो अब अगर एक रिलेशन निकाला जाए तो इस बात को गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। इसको यहां जो 1/2 है यही आपका आई फैक्टर है। तो अगर हम लोग आई फैक्टर बराबर लिखेंगे तो आई फैक्टर बराबर लिख सकते हैं CP2/CP1। मतलब ये क्या हो गया, ये जो है ऑब्जर्व कहेंगे, जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। ऑब्जर्वेशन कब आता है? एक्सपेरिमेंट से। ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, या इश्यू कहेंगे बेटा कैलकुलेटेड, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशन भी होता है। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय, ये जो C1 हो CP1 हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्मल, नॉर्मल या थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और यही बात तो शुरू में हम आपको लिखे थे, थोड़ा ध्यान से चलिए पीछे। आइए डिफिनेशन के बाद जो लिखे थे पॉइंट, उस पर आइए ध्यान से देखिए। तो क्या लिखे हैं यहां पर? लिखे थे ना नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास लिखे हैं। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्स का रिलेशन होता है। ध्यान से देखिए, यहां पर आइए, अब ध्यान से देखिए इसको। अब इसी में अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो मोलर मास कॉलिगेटिव इनवर्स होता है ना, तो नॉर्मल वाला ऊपर जाएगा, ऑब्जर्व वाला नीचे चला आएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर दूसरी बात करेंगे तो आई फैक्टर बराबर जो मेरा हो जाएगा एक नया चीज, तो आई फैक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया? कि नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नीचे था तो उसका इनवर्स होता है ना मोलर मास, तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा। तो नॉर्मल या क्या कहेंगे इसको लोग? थ्योरेटिकल सीपी, मोलर मास कहिएगा, सीपी नहीं, मोलर मास डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा इसको, बैक वाले को। ये जो नॉर्मल वाला है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे है तो नॉर्मल वाला ऊपर चला जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय, इसको कहेंगे एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, या इसी क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल जहां कहते हैं वहां पर ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड मोलर मास, क्या कहेंगे बेटा? मोलर मास, ये कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मतलब है, इसके आधार पर देखा जाए तो फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फॉर्मूला ऑफ न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हो जाएगा नया वाला का, अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो देखिए आपने क्या देखा था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है उसके लिए जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखे थे, जैसे रिलेटिव लोअरिंग में वेपर प्रेशर लिखे थे P10 माइनस P सॉल्यूशन और डिवाइडेड बाय P10 किए थे, इक्वल टू लिखे थे ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किए थे ना x2। ठीक है, दूसरा एलिवेशन डेल्टा टीवी बराबर क्या किए थे? केवी इंटू एम मोलालिटी किए थे। तीसरा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम किए थे। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू लिखे थे CRT, सी को N/V भी कहे थे। ठीक है, ये सब किसके लिए था? ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए था। लेकिन
अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए लिखेंगे, इसके लिए अगर देखा जाए इन सभी के लिए, इनके लिए जो हो जाएगा नया वाला बात, इनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होएगा इसमें थोड़ा चेंजेज आ जाएंगे। मतलब रहेगा रिलेटिव लोअरिंग वही P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन ही रहेगा, लेकिन सब I फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो I इंटू लिखेंगे x2, ये पहला। दूसरा जो हो जाएगा, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी ले रहे हैं, सब में I फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, KB इंटू m। और तीसरा डेल्टा TF बराबर हो जाएगा I इंटू KF इंटू m। चौथा पाई इक्वल टू लिखेंगे ICRT। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके इस तरह से आ जाएंगे। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए हुए, वो सारे किसके लिए हुए, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए हुए। दैट मीन्स क्या होता है कि I फैक्टर सबका मल्टीपुल होता है। दैट मीन्स ये अगर नया वाला है तो पुराना वाला से I फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो पीछे बताए थे। ये अगर नया वाला है तो पुराना वाला में I फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर नया वाला है तो पुराना वाला में I फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और I फैक्टर के हेल्प से ही आप लोग मोड मास वगैरह सारा चीज इसमें से निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये किसके लिए आया, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। तो मैंने बताया था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए I फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, पुराना नया सब बराबर हो जाएगा। अगर इसमें I बराबर 1 करेंगे तो पुराना नया बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें I बराबर 1 नहीं होगा, या तो I क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या I जो है आपका लेस देन 1 होगा। ये कब होगा, ये जो तीन बातें बता रही हैं, I ग्रेटर देन 1 कब होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। I ग्रेटर देन 1 होगा किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। जब डिसोसिएशन हो तब होगा ये बात, जब डिसोसिएशन होगा तब। और I जो है लेस देन जो 1 कर रहे हैं, ये वाला जो बात कर रहे हैं, ये तब होगा जब क्या होगा, आपका एसोसिएशन होगा। बातें समझ में आ रही है। तो 3 पॉइंट अब लास्ट होगा इसका, 3 पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। I बराबर 1 किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट जो ना एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे। दैट मीन्स इसका जो है ऑब्जर्व और नॉर्मल दोनों बराबर आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोड मास भी, कहीं कोई चेंज नहीं आएंगे। दूसरा जो बताए थे I ग्रेटर देन 1, ये कब होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए। दैट अंडरगोज डिसोसिएशन, दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। और I जो है ये लेस देन 1 होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट के लिए ही, लेकिन क्या होगा, वो एसोसिएशन करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट दैट अंडरगोज एसोसिएशन, अंडरगोज एसोसिएशन। इसका मैंने बताया था 2 केस, इफ अल्फा इक्वल टू 1, अगर अल्फा बराबर 1 हो, अल्फा बराबर कितना हो जाए 1, तो इस केसेस में लेते हैं हम लोग अल्फा इक्वल टू I, अल्फा इक्वल टू 1 अगर हो जाएगा तो इसमें लेंगे I इक्वल टू कितना ले लेंगे, I इक्वल टू ले लेंगे n। दूसरा केस था इफ अल्फा इक्वल टू नॉट 1 नहीं रहेगा, तो I फैक्टर निकालेंगे अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बटा n माइनस 1 से, इससे निकालेंगे। ये इसके लिए था, क्लियर है। इसके लिए भी 2 केसेस बताए थे। अगर अल्फा बराबर 1 है तो I बराबर हो जाएगा 1/n। इफ अल्फा बराबर आपका अगर 1 नहीं है तो इसके लिए निकालते थे अल्फा इक्वल टू I माइनस 1/1/n माइनस 1, ये फैक्टर लेते थे, क्लियर है ना। ये थोड़ा ध्यान देखेंगे और इस ध्यान में रखना भी है। और इसके लिए तो कुछ बातें नहीं है भैया, इसमें अल्फा का I बराबर अगर 1 है, इसका मतलब ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन हो रहा है। इस केसेस में ना ही एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा। तो ये आपके पूरे के पूरे I फैक्टर से रिलेटेड बातें थी, एबनॉर्मल मास से रिलेटेड बातें थी। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जहां कहीं भी आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे सॉल्यूशन बनाने में, क्या कहते हैं इसके क्वेश्चंस को बनाने में, तो कोशिश करेंगे कि हम इसी फॉर्मूला सब का इस्तेमाल करें, क्योंकि I का फर्क होता है ना। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक लेगा तो I के लिए 1 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। आज भर कितना ही, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। हो गया इतना।